नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे विशेष प्रोग्राम में विशेष हस्ती के तौर पे उपस्थित हैं देहरादून में स्थित दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के जाने माने शिक्षाविदों में आप शुमार की जाती हैं और दून विश्वविद्यालय की नई वाइस चांसलर बनी हैं। और जब से आपने एक वाइस चांसलर के तौर पे यहाँ कार्यभार संभाला है, अपने नए प्रयोगों को लेकर के काफ़ी चर्चा में भी हैं। दून विश्वविद्यालय की पहचान देहरादून की ही तरह पूरे देश में है और लोगों को लगता है कि जिस तरह से देहरादून प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है, उसी तरह से यहाँ उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र दून विश्वविद्यालय भी है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बातचीत करेंगे प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल से और जानेंगे कि दून विश्वविद्यालय को किस तरह से उत्तराखंड का और देश का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान, एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। उनकी कौन सी ऐसी योजना है और किस तरह से उसको अंजाम देंगी। तो चलते हैं सीधे प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि दून विश्वविद्यालय आगे चल करके शिक्षा जगत में क्या कुछ क्रांतिकारी करने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। तो मैम, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि दून विश्वविद्यालय को किस तरह से देश की और उत्तराखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में आप एक प्रतिष्ठित स्थान दिला पाएंगी, क्या योजनाएं हैं। आपको काफ़ी समय हो गया, कुछ महीने आपको यहाँ का कार्यभार ग्रहण किए, अब तक की यहाँ की संभावनाएं और चुनौतियाँ दोनों से आप अवगत हो गई होंगी। तो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगी और कौन कौन सी समस्याएं अभी आपको दिखाई देती हैं और उन पे विजय पाने का और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का कौन सा प्लान है आपके पास। धीरेन्द्र जी, दून विश्वविद्यालय पूरी संभावनाओं से भरा है और ये नहीं है कि ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। ये 2009 से अपने शैक्षणिक सत्र के साथ शुरू हुआ, 2005 में इसकी स्थापना हुई और एक विजन के साथ इसको स्थापित किया गया। और मुझे ये हमेशा लगता है कि इसे सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस में इसका मैंडेट था और अभी भी है, उसके साथ इसको शुरू किया गया। लेकिन क्योंकि ये एक छोटा नॉन एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय है, तो इसमें आपकी पूरी ऑटोनॉमी और स्मॉल इज ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट में अगर हम इसे लेके चलेंगे तो इसमें स्टेगनेंसी नहीं है, एक वाइब्रेंसी है। और एकेडमिक्स में वाइब्रेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपना कोई विजन या अपना कोई आइडिया आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर आप अवसर कहें तो अवसर ये हैं कि देहरादून विशेषकर हमें जो बच्चे मिलते हैं वो बहुत ही स्मार्ट बच्चे मिलते हैं, क्योंकि ये आपने बताया प्राइमरी एजुकेशन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हम एक गैप को भरना चाहते हैं। यहाँ से बच्चा अच्छा परसेंटेज लेके जाता है, सेंट जोसेफ एकेडमी से लेके जाता है, वेलम, दून सबसे पढ़ के जाता है और वो सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भागता है। और अगर उसे वहाँ एडमिशन नहीं मिलता तो मैंने देखा सेकंड चॉइस उसकी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ होता है। ये जो बीच का गैप है इसको हमने देखा और हमारे पास आज वो सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए बच्चे इस दौड़ को लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BSc इकोनॉमिक्स। हमने अभी BA ऑनर्स साइकोलॉजी भी शुरू कर दिया इस एकेडमिक सेशन से, क्योंकि इसकी भी बहुत डिमांड है। हमारे पास BCom ऑनर्स है, MBA है, डिज़ाइन के कोर्सेज हैं, 5 विदेशी भाषाएं हैं और 1 अंग्रेजी भाषा में हम अपने कोर्स करा रहे हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजकीय विश्वविद्यालयों में उत्तराखंड में अवेलेबल नहीं है। और दून विश्वविद्यालय अपने एक्सक्लूसिव करिकुलम के साथ, सारे ऑनर्स कोर्सेज के साथ खड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए। और हमारे पास एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है, बिल्कुल टाइम बाउंड प्लान हमने रखा है और हम उसकी ओर चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय के बाद दून विश्वविद्यालय बहुत ही अपने मापदंडों पर खरा उतरेगा और समाज में शिक्षा की अलग जगाता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैम, आप 3 दशक से अधिक समय से उच्च शिक्षा में सक्रिय हैं। लगभग मैं पढ़ रहा था कि 3 दशक तक आपने शिक्षण कार्य किया गढ़वाल विश्वविद्यालय में। तो छोटा सा प्रदेश है, 13 जिलों का प्रदेश है और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 35 के आसपास विश्वविद्यालय हैं इस प्रदेश में।
इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक ये कि शायद यहाँ पे शिक्षा को इतना महत्व तो मिल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं कि इतने 35 विश्वविद्यालय यहाँ पे खुल गए। नकारात्मक पहलू ये है कि जिस तरह से एजुकेशन का, शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, उसकी वजह से इसकी जो गुणात्मकता है, जो गुणवत्ता है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। तो एक शिक्षाविद के नाते और खासकर एक शिक्षिका के नाते आपके क्या विचार है, क्या देखती हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय का बनना खासकर किसी भी राज्य के लिए और उच्च शिक्षा के लिए कितना महत्व रखता है या किस तरह का महत्व रखता है? प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी डिबेट है जिसमें कि बहुत एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 में स्टार्ट होनी है, उसमें गवर्नमेंट ये मानती है कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम एक लेवल पे लाएंगे और उनको भी हम फंड करेंगे गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, या उनको भी सहयोग देंगे और उनको केवल ये नहीं समझेंगे कि प्राइवेट पार्टी है तो कुछ खराबी कर रही है और गवर्नमेंट के रोल है तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। आपने देखे बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी कुछ नहीं कर रहे, बस गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, आप सैलरी ले रहे हैं, आप केवल पढ़ा रहे हैं, आपको अपना मैंडेट पता नहीं है, आपको ये नहीं पता आप यूनिवर्सिटी हैं या आप सिंपल एक डिग्री कॉलेज हैं या आप एक मास्टर्स के पीजी पढ़ाने के लिए कॉलेजेस हैं। तो जो प्राइवेटाइजेशन है, ये कह के कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो खराबी होगा, मुझे ये लगता है कि एक बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की शिक्षा के प्रति गुणवत्ता और उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में क्या इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, ये गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए और हम शिक्षाविदों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मशरूमिंग हो रही है ये क्यों हो रही है। लेकिन वो खराबी देंगे, आपने अशोका यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, शिव नाडार यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, आप जिंदल का लॉ इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, बहुत सारे वेल्लोर में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो ग्लोबल एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने को चला रहे हैं। तो अब आप इन्हें मना जब करेंगे तो किन कारणों से आप मना करेंगे, इसका एनालिसिस और इसका एक क्लियर ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और जितनी आवश्यकता है, जितना स्पेसिफिक है, बच्चों को आप कहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं। आप बच्चों को इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, इंडस्ट्री एकेडमिया का गैप इतना ज्यादा हो गया है। आपने पहले सबको बीटेक करा दिया, अब बीटेक इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, फिर आप सबको एमबीए कराने लग गए, अब सबको आप बीएड कराने लग गए, अब मैं देख रही हूँ सबको लॉ कराने लग गए। तो आप एक कोर्स को पहले डैमेज कर रहे हैं थ्रू योर पॉलिसीज और जो भी, या पॉलिसीज या एब्सेंस ऑफ पॉलिसीज, एब्सेंस ऑफ विजन। और जब वो कोर्स बिल्कुल खत्म हो जा रहा है तो आप फिर दूसरा कोर्स देख रहे हैं कि अब इसका मार्केट है, फिर एक एक करके वो डैमेज हो रहा है एजुकेशन। सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड नॉट एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन, वी शुड थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करनी है तो हमें प्राइवेटाइजेशन के को देखने के लेंस भी बदलने पड़ेंगे और उनकी क्वालिटी को रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू कंट्रोल भी करना पड़ेगा और डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से बताया मैम कि प्राइवेटाइजेशन वास्तव में उतना नेगेटिव नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद ऐसा देखने में आता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो प्रायः जो एक ईमानदार प्रोफेशनल्स की तरह काम करना होता है वो शायद कहीं ना कहीं फेल होते हैं, तो एक निराशा का भाव पैदा होता है। मैम, अगर दून यूनिवर्सिटी पे आते हैं जिसकी आप वाइस चांसलर हैं, हर यूनिवर्सिटी का एक व्यक्ति का भी एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं उसे। तो आपको क्या कुछ ऐसा आपने आइडेंटिफाई किया कि कुछ इस तरह का यूएसपी दून यूनिवर्सिटी की हो जो इसकी एक पहचान बने और जो लोगों को अपनी तरफ खींच सके, आकर्षित कर सके, और जो लोग आकर्षित होकर के आए तो उनको सेटिस्फाई कर सके, एक अच्छा भविष्य दे सके एजुकेशन के क्षेत्र में, या जो कहीं भी अगर वो निकल के जाते हैं दून यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेकर के तो देश के विकास में अपना एक प्रभावी जो है योगदान दे सकें। धीरेन जी, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस एक ऐसा हमारा एक यूएसपी है जिसको हम ब्रांड बना सकते हैं, और लैंग्वेजेस तो हमारा बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन सोशल साइंसेज में भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड
अपनी लोक कलाओं के लिए, संस्कृति के लिए जाना जाता है। और अगर इसको सोशल साइंसेज और लैंग्वेज में मैंडेट है तो हमको ये भी देखना है कि स्थानीय भाषा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपना एक अहम स्थान रख रही है, कि हमारी सरकार कह रही है कि हमको प्राइमरी एजुकेशन अपनी मातृभाषा में देनी है, उसका ऑप्शन खुला रखना है। अब वो मातृभाषा जिसको गढ़वाली बोलनी आएगी, क्या आप उससे टीचिंग करा पाएंगे? जिसको कुमाऊनी बोलनी आएगी, जौनसारी बोलनी आएगी, या आप कोई सर्टिफिकेशन करेंगे, या आप कोई डिप्लोमा का उसको सर्टिफिकेट देंगे, या सर्टिफिकेट कोर्स उसको करवाएंगे? ये बातें देखनी है। इसको ध्यान में रख के दून विश्वविद्यालय ने अपने उत्तराखंड भाषा का एक केंद्र खोला है, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के हम सर्टिफिकेट कोर्स करवाएंगे 1 ईयर के। इसके अलावा हमने फोक परफॉर्मिंग आर्ट में MA इन थिएटर खोला है, जो कि हमारी जो एक्रेडिटेशन टीम आई थी 2017 में, उन्होंने बाकायदा अंडरलाइन किया कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपका लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप उत्तराखंड एक्सक्लूसिवली किसके लिए जाना जाए? तो उत्तराखंड जिस चीज के लिए जाना जाता है, उस चीज का हमको यहाँ पे उसको एकेडमिक रूप देना पड़ेगा। इसके लिए हमने इसको फोक थिएटर डिपार्टमेंट को भी खोला है। इसके अलावा धीरेन जी, जो मैं बहुत होपफुल हूँ, वो हूँ अपने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान, जो हमारी उत्तराखंड सरकार ने हमको दिया। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया, कम से कम 20-22 करोड़ रुपया दून यूनिवर्सिटी को मिला। और मैं बार बार कहती हूँ कि सरकार का काम था उसमें हार्डवेयर देना, उसको सॉफ्टवेयर हम लोगों को आपस में बातचीत करके, जितने वैज्ञानिक हैं, क्योंकि एक चीज मिसिंग है उत्तराखंड में, कि कोई भी आपदा आती है या कुछ भी होता है, आपका एकेडेमिया उसमें बहुत देर बाद कूदता है। जब आप मीडिया लोग उनके पास जाते हैं कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में किससे पूछा जाए या दून यूनिवर्सिटी में किससे पूछा जाए, मुझे ये लगता है कि एक त्वरित टिप्पणी और एक त्वरित जो बात होनी चाहिए कि भूकंप आया तो कहाँ आया, सरकार पे डिपेंड रहने के बजाय त्वरित रूप से जो विश्वविद्यालय हैं उनको आगे आना चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उनके पास आपदा प्रबंधन का भी एक तरीका सरकार को सुझाया जाना चाहिए। कि आपकी ऋषिगंगा में बाढ़ आती है, हमको ये पता नहीं होता ये बाढ़ है, ये एवलांच है, ये फ्लैश फ्लड हुआ, ये ग्लेशियर टूटा, ये क्या हुआ। तो ये जो रोल आप सारा कुछ सरकार पे नहीं डाल सकते, ये रोल हमारे एकेडमिक संस्थानों को पूरा करना पड़ेगा। हिमालय शोध संस्थान के माध्यम से दून विश्वविद्यालय भविष्य में उस डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करेगा, जब आप यहाँ की लोक कला, संस्कृति, भाषा, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का लाइवलीहुड कैसे बेहतर बनाया जाए, एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ग्लेशियोलॉजी पे हम काम करेंगे, ज्योग्राफी पे, क्योंकि डॉक्टर नित्यानंद जी एक ज्योग्राफर थे और एक ऋषि की तरह उन्होंने उत्तराखंड को बिलोंग ना करने के बाद भी, आगरा क्षेत्र के वो रहने वाले थे, और उस व्यक्ति का पूरा जीवन एक ऋषि की तरह उत्तराखंड को, उत्तराखंड के पैरों पर खड़ा करने में चला गया। पृथक राज्य की कल्पना के पीछे भी उसी महान ऋषि का एक हाथ था या एक सोच थी। उनके नाम पे ये हिमालय शोध संस्थान भविष्य में हमारी USP बनेगा। और इस बात के लिए दून विश्वविद्यालय जाना जाएगा कि अगर हिमालय की छोटी सी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको एंट्री पॉइंट पे दून विश्वविद्यालय में मिल सकती है। पर्यटन को लेकर हमारी एक सोच बिल्कुल क्लियर है कि विदेशी भाषाओं के साथ पर्यटन में बीच में क्या हम ऐसा शुरू कर सकते हैं कि पर्यटक से मुझे डील नहीं करना, पर्यटक से एक ट्रैकर के ड्राइवर को डील करना है, पर्यटक से होटल वालों को डील करना है, ढाबे वालों को डील करना है। प्रोफेशनली क्या आप कहते हैं ये एक पर्यटन प्रदेश है, लेकिन प्रदेश कह जाने से पर्यटन का उत्थान नहीं होना। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पर्यटन जो राजस्थान के DNA में है, वो पर्यटन जो ऑटोमेटिकली साउथ के स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में है, वो पर्यटन उत्तराखंड के DNA में कैसे आए। आपके पास आतिथ्य भाव है, आपके पास ईमानदारी है, यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो सबसे बड़े USP हमारे होंगे। उनके DNA के हिसाब से, उनके USP के हिसाब से, क्योंकि 50% सीट्स उत्तराखंड के डोमिसाइल के लिए आरक्षित हैं दून विश्वविद्यालय में, तो उस तरीके से हम कौन से कोर्सेज को इसमें ला सकते हैं ताकि हमें विदेशी भाषाओं का भी लाभ मिले, सोशल साइंसेस का भी लाभ मिले, और हिमालय जो प्रोजेक्ट बेस रिसर्च उसमें की जानी है कि हमको भारत सरकार से प्रोजेक्ट लाने, हमको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लाने, और अच्छे साइंटिस्ट
हमें उस शोध संस्थान के लिए चाहिए, जिसकी कवायद हमने शुरू कर दी है और बहुत सारे लोगों का फ्री एडवाइजरी हमको मिल रही है कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब आपके साथ हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपके सामने एक वो ब्लूप्रिंट रख पाऊंगी और आप उन लोगों को मिल पाएंगे जिनके पास एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट होगा हिमालय शोध संस्थान का। ऐसे अच्छी आपने मैम जानकारी दी। जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देहरादून के बच्चे, दून विश्वविद्यालय के बच्चे कुछ परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सबके लिए गौरव की बात होती है। हम शिक्षा की गुणवत्ता पे बात कर रहे हैं और अभी आपने कहा कि बहुत बार शिक्षा की जो गुणवत्ता है पॉलिसी एब्सेंस की वजह से भी उसमें गिरावट आती है। पिछले दिनों भारत सरकार की नई शिक्षा पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पर बहुत चर्चा भी हुई है, आपने भी उसे पढ़ा होगा। तो उस पॉलिसी को किस रूप में आप देखती हैं और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए वो कितना सहयोग करेगी और आप उस शिक्षा पॉलिसी को अपने विश्वविद्यालय में किस तरह से लागू करेंगे? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट मैंने पढ़ा, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और भविष्य को देखने वाली पॉलिसी है। ये नए भारत की पॉलिसी है, ये 21वीं शताब्दी की पॉलिसी है और इसको आना ही चाहिए था और ये आ गई है। अब सवाल ये है जो एप्रीहेंशंस लोगों को इम्प्लीमेंट कैसे होगी, क्योंकि आमूल चूल परिवर्तन है इस पॉलिसी में। ये कोई पुरानी चीज नए में ऐसे शेप करके कर दी हो, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से बदली है, क्योंकि 21वीं शताब्दी का भारत अब पूरे ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अपने को पीछे नहीं रख सकता है। और इसमें जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट दिए हैं अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक, कि 1 साल में आप उसे सर्टिफिकेट कोर्स दें और 2 साल में आप उसे डिप्लोमा दें और 3 साल में डिग्री दें और आगे उसी को करें जो हायर एजुकेशन में जाना चाहे। लेकिन एज ए वाइस चांसलर मैं ये सोचती हूँ, और ये मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कहना शुरू कर दिया, हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन अपनी यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिए हैं कि आप 1 साल में वो बच्चा एग्जिट करके जाएगा कहाँ। हमको ये देखना है कि 1 साल का वो करिकुलम उसको कोई जॉब दिला सके, 2 साल का डिप्लोमा उसको और कोई बेहतर जॉब दिला सके और 3 साल की डिग्री उसको और कोई बेहतर जॉब दिला सकते। हमको अपने करिकुलम को देखना है। देखिए, सरकारों ने पॉलिसी बनाई, बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है, इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों के हाथ में है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में है, हमको करिकुलम के लिए आज से क्या, बहुत पहले से हमने शुरू कर दिया, लेकिन हमें शुरू कर देना है और करिकुलम को बहुत मेटिकुलसली फ्रेम करना है। क्योंकि अगर हम बच्चों को वही पुराना परोसते रहेंगे तो गवर्नमेंट का जो एम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एम है कि उन्होंने कहा जड़ से और जगत तक पॉलिसी है, इस एक लाइन में पूरी पॉलिसी को आप समराइज कर सकते हैं कि ये भारत की पॉलिसी है, भारत के बच्चों के लिए है और उनकी रूट भी खत्म ना हो। रूट से जो हिली हुई पॉलिसी हमारे यहाँ थी, अपरूटेड पॉलिसी थी, उन्होंने इसको जड़ से जोड़ा है, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की है और छोटे बच्चों को 3 साल की उम्र में ही गवर्नमेंट में सौंप दिया है, आंगनबाड़ी के हाथ में सौंप दिया है। तो उनकी जो शेप करने की पूरी वैल्यूज हैं और ट्रेडिशंस हैं, उनके माध्यम से उनको शेप किया जाएगा। और जब वो हायर एजुकेशन में आएंगे तो हमको ये शेप करना है कि कैसे वो इस ग्लोबल वर्ल्ड में compete कर पाएं जो हर दिन बदल रहा है। आईटी बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, 5-6 साल में पता नहीं हम कहां जाने वाले हैं, उनसे वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इसके लिए गवर्नमेंट को भी और हमको भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन बिल्कुल स्टार्ट कर देने चाहिए। हमको उस ऑफिस ऑर्डर का वेट नहीं करना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय देगा या शिक्षा मंत्रालय का जो आयोग, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी होगी, वो कब स्थापित होगी। ऐसे चीजों का अब समय नहीं है, हमको अब लगातार इस पे बात करनी है। इस पॉलिसी ने आना ही है, 2023 में इंप्लीमेंट होना है। ये पूरी भविष्य को देखने वाली पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है, ट्रेडिशन से जुड़ी पॉलिसी है और जड़ से जगत तक ये कुछ कर पाएगी, बच्चों की एक फ्लाइट को निर्धारित कर पाएगी और सारे लोगों के लिए ये अच्छी होगी। तो हम सब लोगों को इसमें रात दिन काम करना है, तब ये इम्प्लीमेंट होगी। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि किस तरह से आगे चल करके काम करना है और किस तरह से शिक्षा जगत में जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको एक बेहतर तरीके से निभाना है और एक नया प्रतिमान स्थापित करना है। बहुत सारी बातें हमने शिक्षा की गुणवत्ता पे कर ली, आपके विश्वविद्यालय से संबंधित योजनाओं पे कर ली। उत्तराखंड की जो पहचान है वो महिला सशक्तिकरण के लिए भी है। यहाँ पे कहते हैं कि महिलाओं का जो सम्मान है वो देश के अन्य राज्यों की तुलना करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा है और महिलाएं यहाँ विविध क्षेत्रों में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में वो बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। और आप एक महिला हैं और
मैं समझता हूँ कि देश में वाइस चांसलर से बड़ा शिक्षा का कोई और पद नहीं होता, क्योंकि इसको कई सारे राज्यों में महागुरु भी कहते हैं, गुरुओं का गुरु भी कहते हैं। बहुत सम्माननीय और बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे हैं। और आपको, जो आपके घर के लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर होंगे, आपके अन्य परिजन होंगे, बहुत गौरव महसूस करते होंगे कि उनकी बिटिया जो है, उनकी बेटी वाइस चांसलर है। तो थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं कि कहाँ जन्म हुआ, किस तरह से शिक्षा जगत में आना हुआ, और आज आप वाइस चांसलर हैं। यह एक बड़ी सफलता मानी जाएगी और एक बड़ा उदाहरण भी माना जाएगा। इस सफलता का श्रेय चंद शब्दों में देना हो तो किसे देना चाहेंगे? धीरेन जी, आपका प्रश्न इतना अच्छा था कि सब कुछ उसी में समाहित था कि अगर आप उत्तराखंड की महिलाओं की बात करें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वो डीएनए में वो बात है जो भारत में कहीं नहीं है। उस पर्टिकुलर तरीके से संघर्ष करने की एक शक्ति है उसके अंदर। आप देखिए, वो जंगली जानवरों से लड़ रही है, वो अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा कर रही है, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है। और उत्तराखंड को जो भी मिला वो महिलाओं के संघर्ष के परिणाम से मिला। आप अगर अलग राज्य देखें, महिलाओं ने संघर्ष किया। आप गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना देखें तो महिलाओं के, जो जिस माँ के हाथ में कभी कलम नहीं आई, उसने तय किया कि मेरी बेटी को पढ़ाई करनी है, इसलिए वो सड़कों पर उतरी। और गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे हजारों महिलाओं का, जिन्होंने विश्वविद्यालय कभी देखे भी नहीं थे, स्कूल नहीं देखे थे, उनका संघर्ष का परिणाम था। इसलिए इतनी जल्दी तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जगह पे विश्वविद्यालय, जो उस समय छोटी बात नहीं थी, देने पड़े। आप हिमालय बचाओ आंदोलन, आपके महिलाएं सबसे आगे। आप एंटी लिकर मूवमेंट देख लीजिए, वो सबसे आगे। आप गौरा देवी का चिपको आंदोलन देख लीजिए, वो सबसे आगे। आप टिंचिरी माई देखिए, आप दिल्लू रौतेली देखिए, ये पूरा का पूरा इतिहास। आप कुंती वर्मा देख लीजिए, ये पूरा इतिहास उन महान महिलाओं से भरा है उत्तराखंड की, कि जिनको, जो माइग्रेशन की, जो हमारे भाई लोग बाहर चले जाते हैं, सेना में हैं, वो अकेले पूरा घर देखती है और डट के खड़ी रहती है और बहुत संघर्षशील है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि भालू से लड़ाई हो गई, बाघ से लड़ाई हो गई, और वो उसके बाद जिंदा खड़ी रहती है और इतने टफ पहाड़ जैसी उसकी जिंदगी है। तो एक तो वो पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष, अगर आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं, तो मैं हमेशा ये मानती हूं कि कोई भी लड़की जब आगे कुछ करती है तो उसमें उसके जो धन्यवाद का पात्र है वो उसके पुरुष सहयोगी जरूर होते हैं, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक ससुर के रूप में। क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ, आप कभी मेरी फेसबुक पोस्ट भी पढ़ सकते हैं, कि जब भी किसी लड़की ने कुछ किया, हिमा दास ने कुछ किया, तो उस समय मैंने पोस्ट लिखा था कि हैट्स ऑफ टू हिमा दास फादर। वो फादर मैंने इसलिए कहा था कि अगर घर का पुरुष नहीं चाहे कि बेटी बाहर निकले तो वो निकल नहीं सकती, भारत का समाज ऐसा है। अगर वो नहीं चाहे कि शिक्षा ले तो वो शिक्षा नहीं ले सकती। और मैं उसका उदाहरण आपको देती हूँ। दंगल पिक्चर में, पिक्चरी में हमने देखा कि कैसे पिता पूरे समाज से लड़ रहा है और कह रहा है, लोग कह रहे हैं पहलवान बनाओगे अपनी बेटी को, और वो कह रहा है कि हाँ जब बन जाएंगी तो ये जितने मुझे कमेंट, भद्दे कमेंट भी उनको मिल रहे थे, उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। और उसके बाद उन्होंने गीता फगोट और इतने बबीता फगोट और इतनी फगोट सिस्टर्स को भारत को दिया। तो जो पुरुष का साथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानती हूँ पूरे समाज का। श्रीनगर, जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई जिस विश्वविद्यालय में, वहाँ के मैं एक एक व्यक्ति को, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं कुलपति बनी, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसी ऐसी पोस्ट लिखी, बल्कि मुझे गवर्नर मैडम ने कहा कि तुम्हारे लिए लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो वो कौन लोग थे, अगर आप विश्वास करें, मैं कुछ को जानती थी और कुछ को मैं उस नाम से नहीं जानती थी। और वो ऐसा लिख रहे थे कि हमने उन्हें तब देखा था जब वो 5 साल की थी, जब वो 7 साल की थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपकी कभी भी कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती है, पूरा समाज आपके साथ यात्रा करता है, पूरी प्रकृति यात्रा करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उस पीपल के पेड़ को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो स्कूल के दिनों में आके हम वहां पे थोड़ा बैठते थे और फिर आगे की यात्रा पूरी करते थे। उन सारे व्यवसायियों को, जिन्होंने बच्चों की तरह, पहले समाज में बच्चे एक साझा विरासत होते थे, और वो कहते थे बेटा तुमने कल, मैं एक डिबेटर रही, तो वो कहते थे कल तुमने वहां स्पीच दी, हमने भी सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। कल तुमने रामलीला के मैदान में, आपको पता है उस समय मनोरंजन के साधन बड़े सीमित थे, तो रामलीला में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता था। तो दूसरे दिन सारे लोग आगे बढ़ के आपको अप्रिशिएट करते थे, तो आपको लगता था शायद आपके अंदर कुछ हुनर है, शायद ये आपको प्रेरणा देता है। तो मेरे
पति को इसका क्रेडिट है, मेरे भाई को इसका क्रेडिट है और मेरे तमाम माता पिता को क्रेडिट है, उस ऊपर वाले को क्रेडिट और उस पूरे समाज को जिसने एक लड़की को अगर आगे बढ़ते हुए देखा तो उसको पीछे नहीं खींचा, उसको प्रोत्साहित किया। उन सब का आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। शो में आई, अपने अनुभव शेयर किए, अपने प्लानिंग के बारे में चर्चा की, भविष्य की योजनाओं को हमारे दर्शकों से बांटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धीरेन जी। हमारे साथ थे दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और बेहद विनम्रता किंतु बेहद स्पष्टता के साथ उन्होंने अपने विजन के बारे में बताया। और जब उनको धन्यवाद देना हुआ तो हमारे उस प्रश्न का, बल्कि उसमें जो एक नकारात्मकता छिपी हुई थी पुरुष और महिलावाद का, उसको भी उन्होंने दरकिनार किया और उन्होंने पूरा श्रेय उसी पुरुष को दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो बहुत विनम्रता से, बहुत ही सकारात्मक मैम ने एक संदेश भी दिया कि जो समाज है उसमें महिला और पुरुषों की दोनों की बराबर की भागीदारी है। इसके साथ ही उन्होंने दून विश्वविद्यालय को किस तरह से आगे ले जाएंगी, भारत सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको किस तरह से धरातल पे इम्प्लीमेंट करेंगी, उसके बारे में भी विस्तार से बताया। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे किसी अन्य शख्सियत के साथ। अब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।